वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। हमने पिछले लेक्चर में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा था। राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद की कैलकुलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, अर्थात जीडीपी जीएनपी की। हमने जीडीपी भी समझा था, जीएनपी भी देखा था। साथ में जो इनमें दोनों में मूलभूत अंतर क्या है उसको भी समझा था। ठीक है? और साथ ही हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 2022 में जीडीपी की स्थिति क्या है वैश्विक स्तर पर, हमने भारत से तुलना किया था। और साथ ही हमने ट्रिपल पी के आधार पे भी अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत की तुलना किया था कि जो है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे भारत का जीडीपी में कौन-सा स्थान है, ठीक है ना? तो चीन, अमेरिका के बाद भारत तीसरे नंबर पे आ जाता है, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे जब हम गणना करते हैं तो। ठीक है? तो ये सब हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आप लोग पिछली कक्षा में यदि आप नहीं जुड़े हुए हैं तो उसको देख लीजिए। आपको एक समझ बेहतर हो जाएगी आपकी नेशनल इनकम के कैलकुलेशन की, जीडीपी, जीएनपी की। ठीक है ना? तो ये सब जो है कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग इकोनॉमी के संदर्भ में परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है ना? तो आप लोग देखिए, हम आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, बेरोज़गारी एवं गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। ठीक है? अब ये सोशल इश्यूज़ का भी टॉपिक है, मतलब ये सामाजिक मुद्दे का भी टॉपिक है जिसको हम सोसाइटी में भी पढ़ते हैं। साथ ही हम उसको इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था में भी पढ़ते हैं। और जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, तो उसमें भी हम देखते हैं कि जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी, उसमें भी जन कल्याणकारी स्कीम गरीबों के लिए और जो आश्रित वर्ग है, बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, उनके लिए भी सरकार जन कल्याणकारी योजनाएँ चलाती है। सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि सरकार ऐसा करेगी। तो उसमें भी ये सब हम अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी के स्टेटस भी देखते हैं कि सरकार क्या-क्या इसके तहत कार्य कर रही है। राजनीतिक स्तर पे जो सरकार को संविधान ने ज़िम्मेदारी दिया है, उससे कैसे सरकार निर्वहन कर रही है, पूरा कर रही है। ये सब भी हम जब पॉलिटी पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, तो उसमें भी ये सब पढ़ते हैं। और जब हम सोसाइटी में पढ़ते हैं, तो भी गरीबी और बेरोज़गारी पढ़ते हैं कि इसका प्रभाव समाज पे किस तरह होता है। जो है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यदि उसमें अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी ना रहे, यदि किसी परिवार के पास, तो वो जो है गरीबी बड़ी विकट स्थिति हो जाती है, गरीबी के दुष्चक्र से वो व्यक्ति निकल नहीं पाता। अंत में दर पीढ़ी कई पीढ़ियाँ जो है गरीबी का शिकार हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है हमें सामाजिक स्तर पे भी गरीबी, बेरोज़गारी समझना है और जो अर्थव्यवस्था के स्तर पर भी हो, ठीक है ना? तो मुख्यतः इकोनॉमी का लेक्चर है, तो हम इसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी अ, बेरोज़गारी के और गरीबी के से संबंधित टॉपिक हैं, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो थोड़ा आगे चलते हैं। तो बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना? आप सब जानते हैं कि बेरोज़गार किसे कहते हैं, बेरोज़गारी की स्थिति किसे कहते हैं। बेरोज़गारी क्या है? एक ऐसी दशा है, जिसमें एक कामगार व्यक्ति जो कार्य करने के इच्छुक है और उस अपने अनुरूप जो है एक उचित कार्य नहीं प्राप्त कर पाता, उसमें असक्षम हो जाता है, ऐसी स्थिति को हम बेरोज़गारी कहते हैं। और ठीक है ना, जो व्यक्ति ऐसा प्रयास में कर रहा है, ये सब कार्य पाने के लिए, उस व्यक्ति को बेरोज़गार व्यक्ति कहेंगे, ठीक है ना? ये एक दशा है, ठीक है ना? यदि उसको उचित रोज़गार मिल गया, तो जो है उसको फिर बेरोज़गार नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना? अब जैसे इसमें जो बेरोज़गारी के से संदर्भ चीज़ें होती, मैं इसमें क्या करूँगा, टॉपिक वाइज़ हम जो टर्मिनोलॉजी है उसको मैं लिखते जाऊँगा। आप सब उसको अपने नोट्स में भी लिख लीजिए, ठीक है ना? क्योंकि अपनी हैंडराइटिंग चीज़ें जो रहती हैं, उसमें जो है कि समझने में चीज़ें और आसान लगती हैं जब आपका नोट्स रहता है तो, ठीक है ना? तो एक बार आप इसको नोट करते चलिए, बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकल टर्म नहीं है। ज़्यादातर ये डिबेट वाले इश्यूज़ होते हैं, ठीक है ना? कैसे
अनएम्प्लॉयमेंट का क्या कारण है, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए अभी तक की क्या स्थिति रही है देश स्तर पे, आगे क्या करना चाहिए, भविष्य में ऐसी चुनौतियाँ जो है कि को टैकल हम कैसे करेंगे, ठीक है ना? तकनीक का जिस तरह से प्रयोग बढ़ रहा है, क्या उस तकनीक ने हमें गरीब तबके से लेके या हर वर्ग को रोज़गार की स्थिति पैदा करने के लिए विकल्प के अवसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हमें ये भी सब देखना होता है, ठीक है ना? कि जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, जो हमने आर्थिक क्रियाओं का मॉडल अपना रखा है, वो मॉडल क्या जो है कि उसमें समावेशी है जिसमें ज़्यादा सभी वर्गों को रोज़गार मिल पा रहा है, ठीक है ना? जो जिस स्तर की योग्यता रखता है, क्या उसको वहाँ के रोज़गार के विकल्प उसको उपलब्ध हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं? ये सब चीज़ें देखना होता है, बाकी साथ में हम देखेंगे वर्तमान स्थिति क्या है और अब तक जो किए गए हैं प्रयास में उसमें कितनी सफलता मिली है, कितनी नहीं मिली है। एक ओवरऑल हम सारा नज़रिया लेके चलेंगे। उससे पहले हम जो इसमें बेरोज़गारी संबंधित जो भी टर्मिनोलॉजी होती है उसको पढ़ेंगे। क्योंकि जो देखिए जब बेरोज़गारी का डाटा जारी किया जाता है, तो कई सारे उसके साथ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। जैसे कहा जाता है कि भई अनएम्प्लॉयमेंट इतना, बेरोज़गारी दर इतना प्रतिशत है। फिर कहा जाता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इतना है, वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो डब्ल्यूपीआर इतना है, ठीक है ना? पार्टिसिपेशन रेशियो इतना प्रतिशत है। तो उसमें जो है कि आंकड़े में सब दिया जाता है। अब एनएसओ जो है अ, जारी करता है, जो है बेरोज़गारी के आंकड़े। जब आंकड़े जारी होते हैं तो जो उसमें शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, जो है वो सब अगर आपके पास उसकी जो समझ रहेगी तो ही उसको आप बेहतर एनालाइज़ कर पाएँगे उस डाटा को, ठीक है ना? तो हम यहाँ लिखते हैं कि बेरोज़गारी क्या है? बेरोज़गारी एक दशा है जिसमें एक व्यक्ति जो कार्य करने के इच्छुक हैं, ठीक है ना? परंतु बेरोज़गारी एक दशा है जिसमें एक व्यक्ति जो कार्य करने के इच्छुक है, परंतु अपने लिए आजीविका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक उचित कार्य प्राप्त करने में असमर्थ रह जाता है, ठीक है ना? बेरोज़गारी एक दशा है जिसमें एक व्यक्ति जो कार्य करने के इच्छुक है, शर्त ये है कार्य करने के इच्छुक है, परंतु उसे जो है जो प्रयास अपना करता है वो प्रयास असफल हो जाता है, उसे रोज़गार नहीं मिल पाता। तो ऐसी स्थिति को बेरोज़गारी की दशा कहते हैं, बेरोज़गारी का, ठीक है ना? अब इसमें लिखा हुआ है कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति, तो जो कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति हैं, इसी को हम कहते हैं श्रम बल, ठीक है ना? अब श्रम बल में कौन से लोग आएँगे जो है कि कौन से एज ग्रुप वाले, ठीक है ना? तो ये दिया गया जैसे कि श्रम बल में आप देखेंगे जो विश्व बैंक है, इसने बताया कि 14 से 60 वर्ष के लोग, इस उम्र के लोग इस वर्ग में आएँगे, श्रम बल में आएँगे, कार्य करने की इच्छा जता सकते हैं। इससे ऊपर कोई माना जाता है डिपेंडेंसी है, मतलब इससे 14 वर्ष से नीचे बच्चों की श्रेणी रख दी गई, 60 वर्ष से ऊपर बुजुर्ग, जिनको जो है कि एक इनपुट या कह लीजिए कि कामगार जनसंख्या नहीं मानी जाती, वो निर्भर जनसंख्या मानी जाती है, ठीक है ना? दूसरा यूएनओ के अनुसार यूएनओ के यूनाइटेड नेशन के अनुसार इसे 14 से 65 वर्ष रखा गया है।
ठीक है ना? भारत में इसको जो एनएसओ अपना रखता है, ये जो है 15 से 64 वर्ष रखता है। ठीक है? तो अब देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अब जो एज ग्रुप है, कितनी? 15 से 64 वर्ष। अभी देखिए, इसमें जो एज ग्रुप है, इसमें कितने कैटेगरी हो सकती है, मुख्यतः हम एक बना लेते हैं। अब इसमें देखिए आपके स्टूडेंट स्टूडेंट्स वर्ग होंगे, ठीक है ना? आप मान चलिए इसमें कुछ बुद्धिजीवी होंगे, ठीक है? कुछ इसमें से क्या होंगे? कुछ जो है कि आप देखेंगे जो बेरोज़गार होंगे, कुछ देखेंगे कार्य न करने के इच्छुक व्यक्ति होंगे, ठीक है? कुछ ऐसे होंगे जिनका योगदान अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं करते, जैसे गृह कार्य के स्तर पर, जैसे जुड़ी जैसे मान लीजिए जो महिलाएँ गृह कार्य कर रही हैं, पुरुष कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना? मतलब जो जिसको कहते हैं केयर इकोनॉमी। जैसे क्या है कि अपना घर का कार्य करना, ये सब चीज़ें करना, ऐसे बहुत सी संख्या में जो है देखेंगे इसी एज ग्रुप में हैं तो जुड़े होंगे, ठीक है ना? हम इसी एज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? इसके बाद आप इसमें देख सकते हैं कि जो है कि अब देखिए इसमें जो रोज़गार पाने की इच्छा रखेंगे वो कौन रखेंगे? वो रखेंगे जो ये बेरोज़गार लोग हैं, ठीक है ना? जो कार्य न करने के इच्छुक व्यक्ति हैं, उनको तो इस परिभाषा में शामिल ही नहीं किया जाता, ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, जो परिवार की अन्य लोगों पर निर्भर होते हैं, वो कार्य करने की इच्छा नहीं जताते। जैसे देख लीजिए घर में अगर 2-3 लोग बड़े पद पे हो गए, बिज़नेसमैन हो गए और लोग क्या करते हैं उन्हीं के आश्रित पे अपना चलते रहते हैं और कार्य करने की इच्छा नहीं जताते, तो उनको जो है उनको बेरोज़गार नहीं कहेंगे हम, ठीक है ना? बेरोज़गार उन्हीं को कहेंगे जो काम की तलाश में है और इच्छा रख रहा है कि हमें कार्य करना है, तो उन्हीं को ही हम बेरोज़गार मानेंगे, ठीक है ना? तो बाकी आप देखेंगे छात्र वर्ग इसमें नहीं आता। छात्र वर्ग तभी अध्ययन कर रहा है, किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पढ़ रहा है, जो भी है। तो उसमें जो है कि छात्र भी इसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक है ना? क्योंकि छात्र जब काम की इच्छा करने लगेगा तो फिर पढ़ाई कैसे करेगा, ठीक है ना? तो इस स्थिति में बुद्धिजीवी वर्ग हैं। बुद्धिजीवी वर्ग में आप देखेंगे चाहे कई सारा वर्ग हो सकता है, ठीक है ना? बड़े बिज़नेसमैन हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, बड़े लेखक हो सकते हैं, जो अपने एक कार्य में जुटे रहते हैं चाहे वो हो सकता है सरकार द्वारा भी अपॉइंटेड हो, तो रोज़गार प्राप्त हो गए। कुछ ऐसे होंगे जो खुद का रिसर्च करके अपना समाज में योगदान दे रहे हैं, तो किसी कार्य से वो जुड़े हुए हैं। अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो उनको भी रोज़गार प्राप्त है, मतलब एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरंतर अपने कार्य में जुटे हुए हैं। ठीक है ना? तो वो भी एक तरह से कहिए इसमें, अगर वो काम करने की इच्छा ज़ाहिर करेंगे तभी रोज़गार में आ जाएँगे। ठीक है ना? तो ये हमें अंतर समझ में थोड़ा-सा एक बेसिक अंतर है जो समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? तो ये हो गया। अब देखिए कुछ जो है बेरोज़गारी के प्रकार हैं, स्तर हैं, उनको समझना होता है कि भाई किस तरह की बेरोज़गारी भी कई तरह की हो सकती है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना? बेरोज़गारी जो है कई प्रकार की हो सकती है। अब एक देखेंगे आप खुली बेरोज़गारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। एक बार आप ऐसे ही देख लीजिए, जो है कोई ऐसा बहुत ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं आएगी समझ में, ठीक है ना? तो ओवरऑल एक बेरोज़गारी अनएम्प्लॉयमेंट की चीज़ों को आप समझते रहेंगे जो जो इसके बेसिक टेक्निकल टर्म हैं,
तो कोई भी खबर आती है, डाटा आता है न्यूज़पेपर में, अखबार में, आप टीवी पे देखते हैं, तो उसको आप एक आपका ओपिनियन बनेगा कि नहीं, नहीं ये चीज़ें ऐसी बढ़ रही हैं, तो घट रही हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना? वो सब चीज़ें देखनी होती हैं। तो इसमें जो है जब लगातार 6 माह तक रोज़गार प्राप्त करने में असमर्थ। ऐसे लिख सकते हैं, वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो लगातार 6 माह तक रोज़गार प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, ठीक है ना? वो खुली बेरोज़गारी में हम आ जाएगा, ठीक है ना? एक तरह से कहें बिल्कुल उसको बेरोज़गारी का स्तर बहुत बड़ा है जिसमें वो 6 महीने तक व्यक्ति प्रयास में लगा रहा लेकिन फिर भी उसे रोज़गार नहीं मिला, उसे एक उचित कार्य नहीं मिला, ठीक है ना? दूसरा है प्रच्छन्न बेरोज़गारी, ठीक है? इसमें क्या होता है कि व्यक्ति कार्य से जुड़ा रहता है, लेकिन उसकी उत्पादकता शून्य होती है। अर्थात इसको लिख सकते हैं सीमांत उत्पादकता शून्य। यह जो है कृषि एवं अनौपचारिक क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, ठीक है ना? अब जैसे देखेंगे यदि मान लीजिए एक परिवार के पास जो है कि 1 एकड़ की भूमि है, कृषि भूमि है और उसमें जो है 10 लोग लगे हुए हैं परिवार के, ठीक है ना? लेकिन देखा जाए तो यदि उसमें से 3 या 4 व्यक्ति ही उस 1 हेक्टेयर की भूमि कृषि योग्य भूमि को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं, उसमें कृषि जो है कर सकते हैं ठीक है ना? उसमें 10 लोग की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब जो 6 लोग और लगे हुए हैं, उनको ना भी लगाया जाए, तो भी खेती अच्छी तरह से संभव हो पाएगी, ऐसा कोई समस्या उसमें नहीं आएगी। तो ये माना जाए कि जो 6 लोग हैं, उनकी उत्पादकता शून्य है, ठीक है ना? देखिए, जब जो है कृषि क्षेत्र में जितने लोगों की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा लोग कार्य में जुटे हुए होते हैं, अन्य लोगों की उत्पादकता शून्य हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बेरोज़गारी। वास्तव में वो बेरोज़गार है, ठीक है ना? यदि मान लीजिए हमने बताया कि 1 हेक्टेयर कृषि भूमि में एक परिवार के 10 लोग कार्य कर रहे हैं, जबकि उसी कृषि भूमि को 4 लोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो 6 लोगों की जो उत्पादकता है वो शून्य मानी जाएगी। यदि वो अन्य कार्य में जुटे रहते, अन्य कार्य को करते, तो वो अलग जगह उत्पादन करते, अन्य आय का स्रोत मतलब मिलता उनको और उनकी आय बढ़ती, वो रोज़गार माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में 10 लोग जुटे हुए हैं, तो 6 लोगों को क्या कहा जाएगा? बेरोज़गार माना जाएगा। उनकी स्थिति कैसी है? प्रच्छन्न बेरोज़गारी की है। ठीक है ना? क्योंकि उनकी उत्पादकता शून्य है। शून्य इसलिए है कि वो हट भी जाएँगे तो भी पूरे क्षेत्रफल पे खेती अच्छी तरह से होगी। ठीक है ना? आप देखेंगे ऐसे बहुत बड़ी संख्या में ये बेरोज़गारी कृषि क्षेत्र में देखी जाती है। अनौपचारिक क्षेत्र में भी पाई जाती है। ठीक है ना? अनौपचारिक क्षेत्र में भी ये सब देखा जाता है। ठीक है ना? लोग जो है एक लोग के काम में 3-3 लोग जुटे हुए हैं कार्य करने में। तो इसका मतलब 2 लोगों को जो है प्रचंड बेरोज़गारी के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है ना? और इसके बाद में एक अन्य बेरोज़गारी प्रकार है, जिसको कहते हैं घर्षणात्मक बेरोज़गारी। ठीक है ना? अब जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है कि नया रोज़गार प्राप्त करने के
पहले ही पुराने रोजगार का परित्याग। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कार्य कर रहे होते हैं, वो उनको पसंद नहीं आता, उनकी क्षमता के अनुकूल नहीं होता, उनकी योग्यता के अनुकूल नहीं होता, तो फिर वो क्या करते हैं, उस रोजगार को छोड़ देते हैं, नए रोजगार की तलाश में जुट जाते हैं। ऐसे लोग ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं, गैर संगठनात्मक स्तर की बेरोजगारी। आप बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते होंगे, ठीक है ना? बहुत सारे लोग नए-नए काम पे जाते हैं, कहीं पे कार्य करने, तो कोई काम एक से एक जोड़ते हैं, कुछ समय कार्य करते हैं, उनको पसंद नहीं लगता, उनको और बेहतर कार्य चाहिए तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना? और एक होता है, फिर इसके बाद होता है चौथा अल्प रोजगार एक, ठीक है ना? इसमें शैक्षणिक योग्यता से निम्न की तुलना में ऐसे लिख सकते हैं, निम्न स्तर का रोजगार, ठीक है ना? निम्न स्तर का रोजगार। जैसे देखेंगे कि आप हाई क्वालिफ़ाइड हैं और आप जो है एकदम क्लास 10th वाली क्वालिफ़िकेशन वाली आप जॉब कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति क्या कही जाएगी? अल्प रोजगार की। ऐसे देखेंगे बहुत बड़ी संख्या है इस देश में, जो अल्प रोजगार की स्थिति में कार्य कर रही है। ठीक है ना? बहुत सारे पढ़े-लिखे लोग हैं, उनको जो है कि छोटा-मोटा काम में जुड़ जाते हैं क्योंकि विकल्प नहीं है उनके पास। तो उनको भी वो पूर्ण रोजगार की श्रेणी में नहीं रख सकते, उनको अल्प रोजगार ही माना जाएगा। यदि मान लीजिए श्रमिक वर्ग है, तो उनके लिए जो योग्यता है वही श्रमिक की, वो जो है उनको रोज़गार जो मिल जा रहा है, डेली वेज का या मंथली वेज का, तो उनको जो है, उनको रोज़गार की श्रेणी में तो रख सकते हैं, उनकी अलग कैटेगरी हो जाएगी। यदि मान लीजिए जो शिक्षित व्यक्ति है, अपनी योग्यता के अनुरूप रोज़गार नहीं पाता, अपनी योग्यता से निम्न स्तर का रोज़गार पाता है, तो उन्हें अल्प रोज़गार कहा जाएगा। ठीक है ना? अगला है मौसमी बेरोज़गारी, ठीक है? मौसमी बेरोज़गारी मतलब कि केवल केवल जो है विशेष मौसम में ही आने मौसम अवधि में रोज़गार नहीं मिल पाता। आप देखेंगे जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो एसी और कूलर वगैरह बनाते हैं, बेचते हैं। मान लीजिए जैसे उनको गर्मी आती है तो उनका कारोबार चलने लगता है, वो तेज़ी से आगे बढ़ उसमें कार्य करते हैं, जुट जाते हैं, कई लोगों को रोज़गार भी मिलता है। और जैसे ही ठंडी का मौसम आ जाता है तो फिर उनकी उनकी जो रोज़गार की स्थिति है वो खत्म हो जाती है, मतलब उनको बेरोज़गार हो जाते हैं। इनको मौसमी बेरोज़गारी कहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको सोचेंगे तो मिल जाएँगे, ठीक है ना? इसके बाद एक होता है अगला चक्री बेरोज़गारी। देखिए अर्थव्यवस्था का जो चक्र है, चक्र या व्यापार चक्र, जिसमें उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है ना? उतार अर्थात मंदी की स्थिति में जब लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता, तो ऐसी स्थिति क्या होगी? ठीक है ना? ऐसी स्थिति क्या होगी? चक्री बेरोज़गारी की होगी, ठीक है ना?
आप देखेंगे जैसे कभी मंदी आ जाती है, कभी तेज़ी आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता रहता है और लोग प्रोडक्शन में जुड़ जाते हैं, आर्थिक क्रियाओं में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना? तो कुछ समय देखिए मंदी की स्थिति जब आती है तो कई लोगों को रोज़गार चला जाता है और जो लोग रोज़गार की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, कार्य करने का उनको रोज़गार मिलता नहीं। ऐसी परिस्थितियाँ अर्थव्यवस्था में बनती हैं। अब एक और है टर्म जो कहते हैं संरचनात्मक संरचनात्मक स्तर की बेरोज़गारी। इसमें संरचना में कमी के कारण बेरोज़गारी उत्पन्न होती है, ठीक है ना? संरचना में कमी के कारण। जैसे मान लीजिए, शिक्षा को ले लीजिए, तो जो आपकी योग्यता है उसके अनुरूप रोज़गार नहीं मिल रहा है और जो रोज़गार मिल रहा है उसके अनुरूप आपकी योग्यता नहीं है। ऐसी परिस्थितियाँ आप देख सकते हैं शिक्षित वर्ग में बहुत सारी बड़ी समस्या है संरचनात्मक स्तर की बेरोज़गारी की इस समय, ठीक है ना? तो ये भी जो है देखी जाती है संरचनात्मक स्तर की बेरोज़गारी, ठीक है ना? एक और है आपको लिख सकते हो तकनीकी, तकनीक में परिवर्तन से जैसे मान लीजिए कि रील या कैसेट बनाने वाली जो कंपनी थी, ठीक है ना? वो अब जब टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुई तो कॉम्पैक्ट डिस्क में आ गई, सीडी में आ गई। फिर उसके बाद देखेंगे फिर आगे डिजिटल में आ गया, ऑनलाइन सब डाटा आ गया। तो परिवर्तन तकनीक परिवर्तन बढ़ता होता जा रहा है। जो कैसेट बनाने वाली कंपनियों से लोग जुड़े हुए थे, उनके रॉ मटेरियल से लेके अन्य जो है चीज़ों पे, तो उनका रोज़गार चला जाएगा। यदि वो तकनीक से अपडेट हो पाए तो अपने आप को आगे मॉडिफ़ाई करके आगे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करके बढ़ जाएँगे। यदि नहीं सर्वाइव कर पाए तो बेरोज़गार हो जाएँगे। फिर उन्हें अन्य विकल्प की तलाश करनी होगी रोज़गार की, ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है तकनीकी बेरोज़गारी, ठीक है ना? तो देखिए ये तो हो गया एक सामान्य-सा जो है प्रारूप अ, बेरोज़गारी का। आप ऐसे देखेंगे कि कई सारे ऐसे जो है कि कार्य हैं, जो कि आपको लगता है कि हाँ, हम कार्य कर रहे हैं, पर वो कार्य आपकी योग्यता के अनुरूप नहीं होता। तो ऐसी संख्या भी देश में बहुत बड़ी पाई जाती है अल्प रोज़गार की स्थिति, ठीक है ना? आप देख लीजिए कितनी वैकेंसी जो भी आ रही हैं, तो हर कोई योग्यता जो उच्च क्वालिफ़ाइड है, वो भी अप्लाई कर रहा है और जो उस योग्यता के एलिजिबल रखता है, वो भी अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना? तो ये भी देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि वो अल्प रोज़गार की जो संख्या है, बहुत बड़ी है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? आगे जो है कुछ बेरोज़गारी में जो टेक्निकल टर्म इस्तेमाल होते हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? तभी आपकी हमें आधारभूत समझ बन पाएगी अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा को लेके, ठीक है ना? अब इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएँ, ठीक है ना? अब इसमें देखिए एक है श्रम आपूर्ति, लेबर सप्लाई, ठीक है ना? इसमें हम लेबर सप्लाई देखेंगे, लेबर फ़ोर्स देखेंगे, वर्क फ़ोर्स देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे, इसके बाद लेबर फ़ोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखेंगे, वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो पढ़ेंगे और पार्टिसिपेशन रेशियो पढ़ेंगे। ये सब जो है जुड़ी हुई चीज़ें। जैसे हमने कहा ना कि जो बेरोज़गारी वाली स्थिति है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार की स्थिति की माँग रोज़गार की कौन करेंगे? देखिए यहाँ पे, जो बेरोज़गार लोग हैं, अब इसमें जो है कि यदि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया, वो अब इस स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, यदि बुद्धिजीवी वर्ग अपने आप को किसी कार्य से जोड़ना चाह रहे हैं जिसके वो इच्छुक हैं, तो वो भी इसकी श्रेणी में आ जाएँगे जब तक उनको रोज़गार नहीं मिलता। और जो कार्य न करने के इच्छुक हैं, यदि ये इच्छा जताने लगेंगे तो ये भी इस श्रेणी में आ जाएँगे। अगर रोज़गार मिल गया तो फिर किसमें आ जाएँगे, रोज़गार की स्थिति में आ जाएँगे, ठीक है ना? तो और यहाँ पे एक स्थिति और है जो लोग रोज़गार प्राप्त हैं, उनको तो मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे। ये बाकी स्थिति ऐसी है कि जो अलग वाली है यहाँ इसमें एज ग्रुप में कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको रोज़गार मिला भी तो होगा, वो भी एक वर्ग होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे
जो ये स्थिति बनती है। अब हमें देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो रोज़गार की माँग करने वाले हैं, वो श्रम बल है, लेबर फ़ोर्स होती है, ठीक है ना? वो ज़्यादा इच्छा व्यक्त करती है। बाकी तो हमारा जो रोज़गार की श्रेणी का स्तर है, वो भी आप देखेंगे जो शिक्षित वर्ग है, उनको शिक्षा का लोग रोज़गार की माँग करता है और जो लेबर इंटेंसिव वर्क हैं, उसमें लेबर की माँग होती है, ठीक है ना? तो सबका अलग-अलग समूह है और अलग-अलग माँगें हैं, ठीक है ना? तो मुख्यतः जब इसीलिए कहा जाता है कि जो एनएसओ डाटा जारी करता है, उसको कहते हैं पीरियाडिक लेबर फ़ोर्स सर्वे, ठीक है ना? पीरियाडिक लेबर फ़ोर्स सर्वे ओवरऑल देखा जाता है ये कि जितने लोग अर्थव्यवस्था में जुड़े हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है, इसका नज़रिया जो है हमें पता चल जाता है जब इसकी हम डाटा को समझते हैं, ठीक है ना? तो श्रम आपूर्ति का मतलब ये होता है कि श्रमिकों की वह संख्या श्रमिकों की वह संख्या जो एक दी हुई निश्चित मजदूरी दर पर कार्य करने को तैयार रहते हैं, कार्य करने को तैयार रहते हैं, ठीक है ना? अब जैसे देखा जाए यदि मजदूरी की दर बढ़ा दिया जाए, तो श्रम आपूर्ति ऐसे श्रम आपूर्ति बढ़ जाएगी। मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक एक मज़दूर की मान लीजिए ₹500 प्रतिदिन मज़दूरी थी, तो किसी को यदि 100 लेबर की ज़रूरत थी, तो 100 लेबर की उपलब्धता में अब जो है कि उसको 75 लेबर की उपलब्धता हो पा रही है। ठीक है ना? 75 श्रमिक मिल पा रहे हैं, लेकिन उसको चाहिए 100। यदि वो क्या करे, इसमें से यदि ₹600 कर दे मान लीजिए पर दिन के हिसाब से, तब इसकी आवश्यकता की पूर्ति जो है 100 श्रमिक उसको उपलब्ध हो पाएँगे। इसका मतलब जैसे मज़दूरी दर बढ़ेगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, कम मज़दूरी दर पे कोई लोग जिनकी ज़्यादा बहुत मजबूरियाँ हैं, वो कार्य कर सकते हैं और जिनको लगेगा कि नहीं हमारी मज़दूरी दर हमारे काम के हिसाब से नहीं है, तो नहीं जुड़ेंगे, इसका मतलब श्रम आपूर्ति घट जाएगी, ठीक है ना? और जब मज़दूरी की दर कम हो तो श्रम आपूर्ति घट जाएगी। आप देखते होंगे कस्बों में, शहरों में जो है कि कई लेबर चौराहे होते हैं, जहाँ पे कुछ लेबर जो है आके सुबह-सुबह इकट्ठी होती हैं। तो जिनको जो है कि लेबर चाहिए होता है, तो वो आते हैं अपने काम के अनुसार वहाँ से लेते हैं और फिर उनसे काम करवाते हैं। ठीक है ना? को आप तो कई जगह आप देखेंगे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से भी लेबर सप्लाई वाला पोर्टल बना हुआ है, उससे भी लोग अपना डाटा डाल देते हैं, तो जिनको आपको जो माँग चाहिए कि भई हमें इस तरह के कैटेगरी के लेबर चाहिए, वो जो है आपको वो वहाँ से उपलब्ध हो जाता है, ठीक है ना? यदि मान लीजिए आपको ज़्यादा चाहिए और मिल कम रहे हैं, तो यदि आप दर बढ़ा दीजिए तो आपको उपलब्धता हो जाएगी, ठीक है ना? तो अगली स्थिति है जो है कि कहा जाता है श्रम बल, ठीक है ना? श्रम बल, इसमें हो जाएगा कि कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या, कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या जो एक निश्चित मजदूरी दर पर कार्य करने को तैयार हों, ठीक है? कार्य करने को तैयार हों, तो उनको ये श्रम बल कहा जाएगा, ठीक है ना? अब
श्रम बल मतलब कार्य करने वाले इच्छुक व्यक्तियों की संख्या, ठीक है ना? जो इच्छा नहीं जता रहे हैं वो श्रम बल में नहीं आएंगे, ठीक है ना? स्टूडेंट श्रम बल में नहीं आएगा, ठीक है ना? और ऐसे लोग जो अपने गृह कार्य में लगे हुए हैं, जो जिनका इनपुट आउटपुट कंसीडर नहीं किया, जैसे हम देखेंगे जीडीपी में एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो अनौपचारिक क्षेत्र का होता है, ठीक है ना? और उसमें कुछ आप देखेंगे कि जो केयर इकोनॉमिक हिस्सा है, केयर इकोनॉमी में आप देखिए गरीब परिवार में आप सब खुद देखते ही होंगे, जुड़े रहते हैं जिनका जो है कि माना जाता है कि इनका योगदान जो है कोई मौद्रिक मूल्य उसका नहीं निकाला जाता, ठीक है ना? कि जैसे खाना बनाना है, खाना है, तब जो है किसी और के लिए बनाना खाना है, तो फिर वो जो है आप उसका मौद्रिक मूल्य की गणना कहाँ करते हैं? भई हमने इतने महीने में इतने दिन काम किया, इतनी हमारी वो हुई, मज़दूरी हुई, तो वो भी जो है केयर इकोनॉमिक हिस्सा माना जाता है, ठीक है ना? तो यदि वो कार्य करने के इच्छुक हैं, कार्य में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, तो वो फिर श्रम बल में आ जाएँगे, ठीक है ना? अगला है कार्यबल, ठीक है ना? इसमें वास्तव में कार्य करने वाले या कार्य प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या, ठीक है ना? इसका मतलब ये क्या होगा, जिनको काम मिल चुका है उन्हीं को हम कार्यबल कहेंगे, उनके व्यक्तियों को क्या कहेंगे? कार्यबल। अब देखिए यदि मान लीजिए कि श्रम बल जितना हमारा है, उसमें से कार्यबल को हटा दें तो बचेगा जो वो बेरोज़गार होगा। यहाँ आप लिख सकते हैं बेरोज़गार बेरोज़गारों की संख्या बराबर श्रम बल माइनस कार्यबल। मान लीजिए कि 100 लोग ऐसे थे जो कार्य करने के इच्छुक थे, कार्य काम की तलाश में थे, उसमें से 40 लोगों को रोज़गार मिल गया, मतलब कार्यबल 40 लोगों का, तो जो 60 लोग बचेंगे वे बेरोज़गार होंगे, ठीक है? अब अगला इसी की बेरोज़गारी दर निकाल सकते हैं। बेरोज़गारी दर बराबर हो जाएगा बेरोज़गारों की संख्या बटे श्रम बल, बेरोज़गारी दर प्रतिशत में आ जाएगा, ठीक है ना? इस तरह से यदि आपको श्रम बल का आकार पता हो, उनकी संख्या पता हो और साथ में ही हमारे पास वर्कफ़ोर्स मालूम हो, तो हम बेरोज़गारी दर की गणना कर लेते हैं, ठीक है ना? तो अभी हम इसको पढ़ने के बाद आगे एक हम अभी हाल में डाटा आया है एनएसओ का, तो पीरियाडिक लेबर सर्वे, उसको हम एक बार एनालाइज़ करेंगे, ये सब टर्मिनोलॉजी उसमें आपको मिलेगी, कितना प्रतिशत हुआ, कितना नहीं हुआ, यदि जानते रहेंगे तो ही समझ पाएँगे, ठीक है ना? अगला है जो लेबर फ़ोर्स पार्टिसिपेशन रेट, श्रम बल लेबर फ़ोर्स पार्टिसिपेशन, इसको लिखते हैं शॉर्ट टर्म में एलएफपीआर, ठीक है? एलएफपीआर। तो आप देखेंगे डाटा में एलएफपीआर लिख के आता है और ये भी लिखा रहता है नीचे कोड में, इसका शॉर्ट फॉर्म यही होता है, ठीक है? एलएफपीआर का मतलब होता है कि ए प्रति 1000 व्यक्तियों में, देखिए होता ये है कि आप कई ये सब टॉपिक किताबों में पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि कुछ प्रति 1000 में दिया हुआ है, कहीं प्रतिशत में दिया हुआ है, तो वो दोनों का जो है आप देखेंगे कैलकुलेशन मतलब सेम ही आएगी। अब जैसे हमें 1000 व्यक्तियों में देखना है कितना श्रम बल है, ठीक है ना? प्रति 1000 व्यक्तियों में श्रम बल देखा जाए, श्रम बल भागीदारी हो जाए, ठीक है ना? उसको आप प्रतिशत में भी बाँट सकते हैं, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि 1000 लोगों में 500 लोगों को जो है श्रम बल है 500, तो श्रम बल भागीदार कितनी हो जाएगी कि जितना 500 बटे 1000 हो जाएगी, ठीक है ना? तो 50% आ जाएगा। मतलब 1000 लोगों में 500 लोग ऐसे थे जो
श्रम बल का हिस्सा थे, ठीक है ना? तो उसे कहा जाएगा श्रम बल भागीदारी दर। या आप लिख सकते हैं प्रति 1000 व्यक्तियों में श्रम बल में शामिल श्रम बल में शामिल व्यक्तियों की संख्या, ठीक है ना? तो यहाँ पे लिख सकते हैं LFPR इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं श्रम बल बटे कार्यशील जनसंख्या गुणे 1000, ठीक है ना? और या तो इसको प्रतिशत में भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और लेबर फोर्स अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन इंटू 100 भी कर सकते हैं। लेकिन ये जनसंख्या का होता है तो इसलिए 1000 गुणा पे, ताकि जो है एक जो फिगर आए, एक लगे कि हाँ ये कोई मतलब उस तरह से है। जैसे बहुत सारे आप जन्म दर मृत्यु दर पढ़ते हैं तो प्रति 1000 में गणना किया जाता है। अशोधित मृत्यु दर जन्म दर पढ़ते हैं तो भी आप जो है कि ये प्रति 1000 के संदर्भ में हम गणना करते हैं। तो यहाँ भी हम प्रति 1000 के संदर्भ में भी गणना करते हैं, ठीक है ना? तो जैसे मैंने बताया, यदि 1000 व्यक्ति में 500 लोगों को श्रम बल की इच्छा रखते हैं तो उन्हें क्या हो जाएगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हो जाएगा 50%, ठीक है ना? मतलब से जो कार्यशील वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसमें 50% ऐसे लोग हैं जो श्रम बल का हिस्सा हैं। क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन में सभी श्रम बल है नहीं, जो कार्य करने की इच्छा जताएंगे उन्हीं को होगा। तो जो कार्य करने की इच्छा जता रहे हैं उन्हीं को श्रम बल में कंसीडर कर लेंगे, और जो जिनको कार्य मिल चुका है, काम मिल चुका है, उनको वर्क फोर्स का लेंगे, और जो बच गए वो बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है ना? तो ये सब, तो LFPR बताता ये है कि श्रम बल कितना प्रतिशत है, उसकी भागीदारी कितनी है वर्किंग एज पॉपुलेशन। अगर इसका दायरा बड़ा होगा, ये माना जाएगा कि जो है कि हमारा श्रम बल का आकार बड़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज़गार पाने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है ना? अब इसमें से वर्किंग जो है पॉपुलेशन हमें पता चल जाए, तो हम ये देख लेंगे कि भाई कितना वर्किंग पॉपुलेशन है, कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, उसका भी एक प्रतिशत निकाल लेंगे। अगला जो टर्म है उसको कहते हैं वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो, कार्यशील जनसंख्या अनुपात। इसको WPR लिखते हैं। WPR क्या हो जाएगी? अब यहाँ पे लिख देंगे जो रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या बटे कुल जनसंख्या। इसमें ध्यान ये देना है कि जो लेबर फोर्स जो है पार्टिसिपेशन रेट की गणना की जाती है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन की जाती है। हाँ, इसमें कुल जनसंख्या की जाती है, यही यही ध्यान देना है, ठीक है ना? अंतर आपको पता रहेगा। मान लीजिए इसमें अंतर में दोनों में वर्किंग एज पॉपुलेशन लिख दे तो गलत हो जाएगा, WPR मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है ना? ये वर्किंग है, अभी WPR ये सब जो है डाटा एक पढ़ लेंगे तो आपको और बेहतरीन समझ में आ जाएगा। बेरोजगारी तो हमने बता दिया। अब एक है पार्टिसिपेशन रेशियो, सहभागिता दर। सहभागिता दर, इसको पार्टिसिपेशन, इसको PR कहते हैं। PR होता है जो हमारे पास कुल कार्यबल है और जो कुल जनसंख्या है, 1000 संदर्भ में निकालना है, 1000 संदर्भ में निकाल लीजिए। मतलब कुल जनसंख्या में कितने, जो कुल कार्यबल है वो कितना है, ठीक है ना? कुल कार्यबल जो हमारा है और बटे कुल जनसंख्या कितनी है, ये कही जाएगी सहभागिता दर, ठीक है? ये आपका हो गया पार्टिसिपेशन रेशियो। अब देखिए एक हम डाटा देखते हैं पीरियडिक लेबर सर्वे का। तो उसमें जो है कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो डाटा जारी हो रहा है उसमें क्या क्या है, तो उसके
हम समझते हैं फिर आगे। इसके बाद इसको देखेंगे कि बेरोज़गारी के कारण क्या हैं, बेरोज़गारी की स्थिति देश में क्या है, डाटा देखने से भी पता चलेगा आपको। और साथ में ये भी हम देखेंगे कि जो अन्य जो उपाय अभी सरकार कर रही है और बाकी जो भी उपाय करने चाहिए, वो सब जो है क्या होने चाहिए। ठीक है ना? तो ये सब देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक रिपोर्ट जारी हुई है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ की, ठीक है ना? इसमें पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे पीएलएफएस डाटा जारी हुआ है। तो अब इसमें देखिए जो डाटा जारी हुआ है पिछले वर्ष उसी माह के संदर्भ में पिछले वर्ष उसी माह के संदर्भ में जारी किया जाता है। देखिए जुलाई सितंबर 2021 में बेरोजगारी दर थी 9.8%। 9.8%। अब जो है कि जुलाई अगर सितंबर 2022 में हो गई 7.2%। कितनी हो गई? 7.2%। तो अब देखिए ये जो है कि इसका मतलब पिछले साल की तुलना में 2022 में घटकर कम हो गई बेरोजगारी। अब यहाँ पे दिया हुआ है, इसको समझने से पहले कुछ बेरोजगारी दर क्या है हमने बता दिया, ठीक है ना? कि जो बेरोजगारों की संख्या है बटे श्रम बल। तो देखेंगे बेरोजगारी दर पुरुषों में 6.6% है, महिलाओं में 9.4। इसका मतलब महिलाओं में बेरोजगारी दर ज़्यादा है। वर्किंग वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मैंने बताया, इसमें रोजगार वाले व्यक्तियों का प्रतिशत रूप परिभाषित किया जाता है। मतलब जितना रोजगार पा गए बटे कुल जनसंख्या, ठीक है ना? तो 15 वर्ष से अधिक या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की शहरी क्षेत्र में डब्ल्यूपीआर जो है 5% बढ़कर अब देखेंगे यहाँ पे पुरुषों में हो गया 68.6%, महिलाओं में 19.7%। 2021 में इतना था, ठीक है? 2021 की तुलना में देखिए बढ़ गया। ये जो है कि 66 की जगह 68 हो गया और ये 17 की जगह 19.7 हो गया, ठीक है ना? मतलब कुल जनसंख्या में जो रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत है, ठीक है ना? 68.6%। तो अब इसके बाद में अगला है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो या रेट। अब देखिए इसमें क्या है कि हमने बताया ना श्रम बल में उन व्यक्तियों का प्रतिशत है जो 15 वर्ष या कार्यशील आयु के हैं उनके लिए है, ठीक है ना? अब देखेंगे पुरुषों में 73.4% है, महिलाओं में 21.7% है, ठीक है? अब ये जो है एनएसओ 2017 से ये पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी करता है, ठीक है ना? अभी हम इसके वेबसाइट पे भी चल के देख देख लेंगे कि जो है कि कैसे डाटा वहाँ से भी ले ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो भी टर्म वो इस्तेमाल हुई बेरोजगारी क्या है, मैंने बता दिया। अब जैसे अब जो एनएसओ है, वो निम्नलिखित स्थितियों पर रोजगार और बेरोजगारी को परिभाषित करता है। एक तो जो कार्यरत है मतलब रोजगार प्राप्त है, जो काम की तलाश है पर उपलब्ध नहीं है बेरोजगार कहे जाएँगे। जो ना तो काम की तलाश में है, ना ही उपलब्ध है, ये तो इनका उनको कंसीडर करना नहीं है। और बाकी बेरोजगारी दर की गणना ऐसे की जाती है। श्रम जो बेरोजगार हैं बटे कुल श्रम या श्रम बल। अब बेरोजगारी के प्रकार हमने बता दिया, प्रछन्न बेरोजगारी, मौसमी या संरचनात्मक स्तर की, चक्रीय। सब पढ़ लिया, एक बार यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तकनीकी, ठीक है? घर्षण वाली स्तर की बेरोजगारी, सुभेद रोजगार होता है जैसे जो जिनका कोई अ, लेबर लॉ नहीं लागू होता, जिनके कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती, ऐसे भी बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं बाहर जाके, वो भी ऐसी चीज़ होती है। बाकी देखेंगे भारत में बेरोजगारी का कारण है, ये बहुत बड़ा व्यापक दायरा है इसका, सोशल इश्यूज़ का टॉपिक है। तो बहुत सारे एक्टिव गतिविधियों से जोड़ सकते हैं कि ये रोजगार की स्थिति पैदा कर रहा है, ये बेरोजगारी पैदा कर रहा है। जिसके कारण में सामाजिक कारक में क्या है, कि कुछ जाति व्यवस्था भी प्रचलित है। जैसे कुछ लोग परंपरागत पेशा से जुड़े हुए हैं, उनको दर पीढ़ी जो है उन्हीं का परंपरागत पेशा ही अपनाते हैं, ठीक है ना? या जैसे कुम्हार देखिए, कारपेंटर के देखिए तो क्या करते हैं, उनके पास उतना पूँजी नहीं होती, तो बाहर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में परंपरागत पेशा उनका जो है अम, चलता तो है पर जो है माँग नहीं रहती उसके जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो भी एक तरह से बेरोज़गारी की स्थिति उनके पैदा हो जाती है। बाकी देखेंगे संयुक्त परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अन्य लोगों के लिए उनकी कमाई पर जीते हैं, अन्य अपना कार्य नहीं करना चाहते, तो भी बेरोज़गार का कारण हो बाकी जनसंख्या वृद्धि ये है। कृषि का प्रभुत्व मतलब आप देख लीजिए जैसे कृषि जो है,
एक अपने मैक्सिमम प्रोडक्शन को प्राप्त कर चुकी है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर में मान लीजिए 35 कुंतल गेहूँ हो रहा है, ठीक है? ये मैक्सिमम है। अब ये इसको 50 कुंतल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यदि 50 अगर हो जाता, तो जो 15 टन एक्सेस हो रहा है, वो और लोगों को रोज़गार क्रिएट करता। उसको मार्केट में बेचते, तो जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको रोज़गार और मिलता। ठीक है ना? तो अब जैसे मैक्सिमम प्रोडक्शन को प्राप्त कर चुकी है, तो उसमें कितना आप उत्पादन करेंगे? जितना है उतने हो पाएगा, तो उत्पादन बढ़ता नहीं। ऐसी स्थिति में जो है, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो जुड़े रह जाते हैं, प्रचंड बेरोज़गारी की स्थिति उसमें आ जाती है और जब बेरोज़गारी का कारण बनता है। बाकी कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन, ठीक है? हम इसके बारे में देखते थे कि जो है कि अंग्रेज़ों के इतिहास जब उसमें आज़ादी पूर्व भी पढ़ते हैं, कि अंग्रेज़ अलग-अलग खेती करवाते थे, जो है अपने कमर्शियल क्रॉप्स की, जो उनकी माँग के हिसाब से ज़रूरत रहती थी। ठीक है ना? तो वो भी देखेंगे, एक तरह से उस तरह की व्यवस्था थी और जो लघु कुटीर उद्योग थे, जैसे-जैसे तकनीकी आती गई, वो बंद होते गए। जैसे कुछ हाथ से बनाने वाले कारीगर थे, मतलब बहुत बड़े दायरे में फैले हुए थे, तो कुछ देखें उस समय भी सरगा उद्योग प्रभावित हुआ। आज़ादी के बाद भी हमने बहुत ज़्यादा संरक्षण इसको नहीं दे पाए। आज तकनीक का ज़माना है, तकनीक में हर चीज़ सम जो है बड़ी तेज़ी से अपडेट होती जा रही है। ऐसे में जो छोटे उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं, वो तकनीकी परिवर्तन नहीं कर पाते, उनके पास इतना धन पूँजी नहीं होता। तो वो प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाते हैं और धीरे-धीरे जो है बंद होने की स्थिति में आ जाते हैं या उससे जो लोग जुड़े होते हैं बड़ी संख्या में बेरोज़गार हो जाते हैं। कि हमें आज की परिस्थिति यही है कि हम जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा छोटे मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दें, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। बाकी श्रम की गतिहीनता, आप देखेंगे कई लोग ऐसे हैं जो दूर-दराज जाके काम नहीं करना चाहते, घर में ही रहना चाहते, वो भी देख सकते हैं। बाकी शिक्षा प्रणाली का दोष है। मतलब जो शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं उसके अनुरूप रोज़गार नहीं मिल रहा है और जो रोज़गार मिल रहा है, कौशल जो हमारे पास है उसके अनुरूप रोज़गार नहीं है। ये सब चीज़ें हैं। बाकी देखेंगे सरकार ने बहुत सारी पहल कर की है, आजीविका मिशन और पीएम दक्ष है, मनरेगा है, कौशल विकास योजना, स्टार्टअप है, स्टैंडअप है और इसके बाद देखेंगे पीएलआई स्कीम आई हुई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव और देखेंगे कई सारे जो है कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सरकार कार्य कर रही है, उससे बहुत लोगों को रोज़गार मिल रहा है। ठीक है ना? और सरकार की बहुत सारी योजनाएँ हैं। अभी आप देखेंगे बजट पेश हुआ है, बजट में देखेंगे बहुत सारी योजनाओं का ज़िक्र है। ठीक है ना? तो वो सब सरकार के बेरोज़गारी कम करने के प्रयास ही हैं। ठीक है ना? अब उसमें कितने जो है कि कितनी सफलता मिली, कितनी नहीं। अब जैसे कि एक आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि जो सरकारी तंत्र होता है, चाहे अपने देश का हो, चाहे किसी भी देश का हो, सरकारी तंत्र का आकार छोटा होता है और ये बहुत बड़ी आबादी पर बहुत बड़ी आबादी के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना का ये प्रयास करता है, लेकिन इसका आकार छोटा है, ठीक है ना? क्योंकि होता सिस्टम ऐसे चलता है कि जो भी आबादी है, पब्लिक है, जनता है, नागरिक है, वो सब टैक्स के माध्यम से सरकारी तंत्र को पैसा देते हैं और सरकारी तंत्र जो है, कुछ भर्तियों के माध्यम से बाकी अन्य व्यवस्थाएँ चलाने के लिए सरकार अ, अपने ऊपर भी खर्च करती है व्यवस्था चलाने के लिए, साथ-साथ में ही जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से वो पैसा सरकार जनता तक पहुँचाती है। लेकिन देखा जाए कि एक सरकारी तंत्र का जब सीमित आकार है, तो उसमें जो है कि बहुत बड़ी संख्या में जो है लोगों को रोज़गार नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना? तो रोज़गार के विकल्प जो है की उपलब्धता अधिक होनी चाहिए। जैसे अभी क्या है कि अ, प्रायोरिटी जो हमारी होती है सरकारी विकल्प पे पहले होती है, ठीक है? उसके बाद हम अन्य विकल्प की तलाश की ओर ध्यान देते हैं। तो हमें जो है कि ऐसा सेटअप ऐसा जो है हमें निर्माण करना होगा, जिसमें जितना अहमियत जो है कि सरकारी तंत्र की है, उतना अन्य तंत्र में भी हमें विकसित करना होगा। सब में सामाजिक सुरक्षा की जो भी चीज़ें हैं, पॉलिसी है, वो भी लागू होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प होने चाहिए युवाओं के पास, कि ताकि जो है हर विकल्प को अपनी योग्यता के अनुरूप जो है उसमें अप्लाई कर सकें और उसमें रोज़गार प्राप्त कर सकें। निजी क्षेत्र क्षेत्र हो, चाहे सरकारी क्षेत्र हो,
चाहे स्वरोज़गार करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या विकल्प होने चाहिए। तो एक लोकतांत्रिक देश में ज़्यादा से ज़्यादा इस पे चर्चा होनी चाहिए। चर्चा इसलिए कि जितनी ज़्यादा चर्चा होगी, डिबेट होगी, अब इसमें चाहे आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट हों, चाहे सोशल एक्सपर्ट हों, चाहे आप देखेंगे पॉलिटिकल एक्सपर्ट हों, जो बड़े-बड़े बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जिन्होंने इस पे रिसर्च करते रहते हैं, बहुत काम किया है और जिनकी रिकमेंडेशन को सरकार मानती है, ठीक है? जिनके अनुरूप अपनी पॉलिसी नीतियाँ बनाती है, बाकी सरकार भी अपने स्तर पे सुझाव देती है, कार्य करती है। ठीक है ना? तो सभी का एक सम्मिलित प्रयास हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस पे चर्चा हो और विकल्प की तलाश किया जाए, हमारे शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए, हमारी जो भी तकनीकी परिवर्तन है, उसमें तेज़ी लाई जाए। और डिजिटल जो है कि ज़माना है, डिजिटल सूचना क्रांति है, तो इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के विकल्प की तलाश होनी चाहिए, ठीक है ना? तो तभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल पाएगा और सिर्फ़ सरकारी तंत्र सभी लोगों को रोज़गार उपलब्ध नहीं करा सकता, ठीक है? क्योंकि देख लेंगे सिर्फ़ एक स्टेट में, एक राज्य में जो है प्रतिवर्ष जो है कितने लाख बच्चे जो है सिर्फ़ इंटरमीडिएट पास होते हैं। और ग्रेजुएशन में देखेंगे कितने प्रतिशत लोग उसमें जो है शामिल होते हैं। तो प्रतिवर्ष बहुत बड़ी आबादी जो है युवाओं की जो है अपनी योग्यता जो भी क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन पूरी करके निकल रही है। तो ऐसी स्थिति में जो है उनका कम्युलेशन हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि 2020 में मान लीजिए कि अब किसी राज्य से 30 लाख लोग जो है ग्रेजुएट पास, ठीक है? और 2021 में फिर जो है कि 30 लाख पास हो गए, ठीक है ना? अब ग्रेजुएस इसके बाद में आप देखेंगे फिर 22 में हो गए। अब जैसे अगर इनको जो है रोज़गार मिल गया, अधिकांश लोगों को, तो ये संख्या कम हो जाएगी, फिर जुड़ेगी नहीं। अगर फिर ये संख्या में इनमें रोज़गार मिल गया तो ये नहीं जुड़ेगी। कि हर साल जो है सीमित रोज़गार मिल पा रहा है यदि, तो फिर ये संख्या जुड़ती जाएगी। अब ये 60 लाख हो गई, फिर आगे 90 लाख हो जाएगी। इस तरह से हर साल प्रतिवर्ष जुड़ती जा रही है। ठीक है ना? अब मान लीजिए सरकारी नौकरी पाने के लिए एक एज एज बाउंडेशन है। अब जैसे इसमें से एक समय आएगा, कुछ लोग जो है रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो एज बाउंडेशन से वो जो है बाहर होते जाएँगे। ठीक है? तो वो फिर वहाँ से उनकी जो फिर वो रिवर्स में उनकी जो है संख्या कम होती जाएगी। ठीक है ना? तो ये जो है कि इसलिए कहा जाता है कि जो हमारी जनसांख्यिकी लाभांश है, ठीक है ना? जनसांख्यिकी लाभांश है, आप देखेंगे कि आप मान के चलिए कि 20 से जो 40 वर्ष या 25 से 40 वर्ष की जो आबादी है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसका उपयोग देश को करना चाहिए और होना चाहिए, ठीक है ना? तो इसमें जो है कि तभी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आर्थिक समृद्धि, विकास सुनिश्चित हो पाएगा, ठीक है ना? क्योंकि देखेंगे कि यही जो एज सिम ग्रुप की पॉपुलेशन है, यूथ हैं, ये अगर इनका समय जो भी हम अपने देश के योगदान में इस पीरियड में नहीं दे पाएँगे, इसके बाद में क्या होगा फिर धीरे-धीरे इनकी उत्पादकता कम होने लगेगी। एक 40 वर्ष के बाद उत्पादकता कम होने लगेगी। इसका मतलब बेहतर ह्यूमन कैपिटल हम जनरेट नहीं कर पाएँगे, ठीक है ना? तो बेहतर मानव पूँजी, बेहतर मानव संसाधन तभी बन पाएगा, जब एक यूथ पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन उनको है एक समय से ही उनको जो आर्थिक क्रियाओं में जो अपनी योग्यता रखते हैं, उनके अनुरूप जो है क्रियाओं में उनकी हिस्सेदारी जब होने लगेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम अ, जनसांख्यिकी लाभांश का उपयोग कर पाएँगे। तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या यही है, जनसांख्यिकी लाभांश का हम कैसे बेहतर प्रयोग कर पाएँ, ठीक है ना? अब आगे की राह क्या करना चाहिए हमने मतलब वही श्रम गहन उद्योगों को बढ़ावा दीजिए, कपड़ा उद्योग है, फर्नीचर है, ठीक है? जूते-चप्पल के हैं, लकड़ी के कार्य हैं। उद्योगों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि जो हमारे उद्योग हैं, वो कुछ ही लोगों के पास सीमित रहें। विकेंद्रीकरण हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग छोटे-मोटे उद्योग खोलें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, ठीक है ना? क्योंकि देखिए, ये एक कांसेप्ट अर्थव्यवस्था में माना जाता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारी आर्थिक समृद्धि दर, मान लीजिए प्रतिवर्ष जो है 9 से 10% बढ़ रही है, 9 से 10% बढ़ रही है। लेकिन इस बढ़ोत्तरी के साथ उसके अनुरूप में रोज़गार लोगों को नहीं मिल रहा है, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो समृद्धि है ये समावेशी नहीं है, मतलब इसमें जो है हर वर्ग का, चाहे छोटे मध्यम उद्योग हैं, चाहे जो घर के स्तर पे जो छोटे-मोटे अपने दुकान रख के कार्य करते हैं, उनका देखा जाए तो इसका मतलब योगदान उनका कम हो रहा है। इसका मतलब जो बड़े सेक्टर हैं, बड़े औद्योगिक या उत्पादन केंद्र हैं, उनका योगदान ज़्यादा है। और जो बड़े उद्यो इनकी संख्या कम होती है, इनकी संख्या कम होती है। तो जब कम होती है तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें कम लोगों को रोज़गार मिलेगा, कम लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो है कि यदि ये समृद्धि बेहतर तभी मानी जाएगी, एक अच्छी समृद्धि, विकास की समृद्धि तभी कही जा सकती है, कि जिसमें जो है कि जितनी आर्थिक समृद्धि हमारी जिस गति से बढ़ रही है, उसी गति से जो है कि डिस्ट्रीब्यूटेड एम्प्लॉयमेंट हो, लगभग सभी के पास जो है रोज़गार पहुँचे, जो रोज़गार पाने की इच्छा रख रहे हैं, कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति हैं, इनका दायरा हर व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए, ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में जो है, तब उसको बेहतर आर्थिक समृद्धि कही जा सकती है, ठीक है ना? तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का योगदान हो, कुछ लोगों का ना हो। अब देखिए जैसे ये है सीएमआई के डाटा हैं, बेरोज़गारी दर के, ठीक है ना? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये भारत की एक एनजीओ है, संस्था है, जो बेरोज़गारी दर के आंकड़े जारी करती है, और राज्य स्तर पर भी और देश के स्तर पर भी, ठीक है ना? बाकी हमने बताया एनएसओ तो बेरोज़गारी दर के आंकड़े जारी करता है। एनएसओ जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का एक कार्यालय है, जिसके सचिव जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं सीएसओ की, ठीक है ना? अब देखिए दिसंबर 2022 में बेरोज़गारी दर देश स्तर पे 8.3 थी, जिसमें शहरी स्तर पे 10.09 थी, रूरल पे कितनी थी? रूरल पर 7.44 थी। अब कहीं देखेंगे रूरल में ज़्यादा है, कहीं पे शहरी में कम है, तो फ्लक्चुएट दोनों में करता रहता है। तो देखिए ये जो है 23 जनवरी 29 जनवरी 2023 का डाटा है। इसमें जो है ये देश स्तर पे 7.1% बेरोज़गारी है, और यहाँ पे देख लीजिए राज्य स्तर पे भी बेरोज़गारी के डाटा जारी हुए हैं। इसमें देखेंगे हरियाणा सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी दर वाला है, सर 37.4 है। इसके बाद राजस्थान है 28.5। अब बिहार का देख लीजिए, बिहार में है आपका 19.1। सबसे कम देख लीजिए उड़ीसा में है, सबसे कम उड़ीसा में है 0.9, ठीक है ना? अब उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 4.3 है, 4.3% बेरोज़गारी दर है। कई बच्चों को लगता है कि इतना कम प्रतिशत बेरोज़गारी दर लग रही है, 4.3%, ये तो बहुत कम है, इसका मतलब बहुत लोगों को रोज़गार मिल चुका है, इसका मतलब बेरोज़गारी दर बहुत ही कम है। नहीं, ऐसा नहीं होता, इसमें जो मैंने बताया कि जो बेरोज़गारी दर की गणना होती है, इसमें क्या होता है, जो बेरोज़गारों की संख्या बटे श्रम बल गुणे 100, ठीक है? अब देखिए जो बेरोज़गारों की संख्या है, ये भी इच्छुक वाले व्यक्ति हैं। इच्छुक व्यक्ति जो कार्य करने की, जो काम की तलाश में है, जो अध्ययन कर रहे हैं बच्चे, वो उसमें नहीं आएँगे, ठीक है? तो इच्छुक व्यक्ति जो होंगे, वही जो है बेरोज़गारों में आएँगे। बाकी जो ऐसे इच्छुक व्यक्ति हैं, जो पूरी वर्किंग एज पॉपुलेशन में, तो उनको जो है कि श्रम बल पूरा कहा जाएगा। तो इनका जब प्रतिशत ले लेंगे, तो हम बेरोज़गारी दर निकाल पाएँगे। अब जब इसको जो है कि हम इसको पूरी वर्किंग एज पॉपुलेशन में से जब इनकी गणना करते हैं, श्रम बल बेरोज़गारों की, ये संख्या बहुत घट जाती है, ठीक है ना? इसलिए इनका प्रतिशत दर कम हो जाता है। ठीक है ना? आप ये मत सोच चलिए कि अब 22-23 करोड़ जनसंख्या यूपी की है, तो उसमें जो है 4% लोग बेरोज़गार हैं, ठीक है ना? मान लीजिए, ये भी परसेंटेज लोग में बहुत कम होता है, आप करोड़ों में देखेंगे तो 4.3% बहुत बड़ी आबादी हो जाएगी, ठीक है? इतना कम भी संख्या नहीं बनेगी, ठीक है ना? तो एक डाटा अभी हम दिखाते हैं वेबसाइट पे, कैसे इसको आपको देखना है, सर्च करना है, ठीक है ना? तो एक जो है कि आप लोग ध्यान दीजिए ज़रा-सा, जैसे कि मान लीजिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसपे भी कई बार सवाल यूपीएससी में, पीसीएस में पूछा गया है, और
एसएससी में भी बहुत सारे वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं कि भारत जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हस्ताक्षर करता है उसमें कौन कौन से उसने एक्ट पे अपने हस्ताक्षर किए हैं, कई उसकी संधियां हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए कब 1946 में जो है ये इसका गठन हुआ, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है भारत की स्थिति देख लेते हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। भारत और आईएलओ, भारत आईएलओ के संस्थापक सदस्य है, वर्ष 1922 से आईएलओ संचालन निकाय का स्थायी सदस्य है, ठीक है ना। अब देखिए कि आईएलओ के 8 कन्वेंशन में 6 की पुष्टि किया है भारत ने। इसमें देखिए बलात् श्रम का कन्वेंशन 28 है संख्या, 105 संख्या है, 100, 111, 138, 182, 138 पे सवाल पूछा गया था, ठीक है ना। ये सब पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए इधर इधर ये इसकी लिस्ट दे देगा, 4-5 दे देगा, इधर संख्या लिख देगा, संख्या 29, संख्या 105, संख्या 111, संख्या 138, और इधर ये ऊपर नीचे करके दे देगा, कहेगा मिलान करिए। पीसीएस में भी खूब सवाल पूछता है इससे, ठीक है ना। तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, ध्यान में रखेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है ना। बाकी जो है कि इसको पूरा पढ़ लीजिए। और कुछ आईएलओ रिपोर्ट जारी करता है। देखिए देश स्तर पे तो हमारे पास संस्था है, एनजीओ है जो डाटा जारी कर देती है बेरोजगारी दर की स्थिति, रोजगार की स्थिति क्या है। लेकिन वैश्विक स्तर पर आईएलओ जारी करता है कि देश स्तर पे क्या स्थिति है हमारे, और वैश्विक स्तर पर देखना हो तो हमें ये पता चल जाता है आईएलओ के द्वारा कि रोजगार की स्थिति क्या है। जैसे अभी कोविड के समय में इसने जो भी डाटा जारी किया, बड़ा ज़्यादा बहुत देशों में इसका प्रभाव रहा कि भाई वैश्विक स्तर पे महामारी का क्या प्रभाव रहा रोजगार की स्थिति को लेके और बेरोजगारी की स्थिति को लेके। अब देखिए आईएलओ जो है जारी करता है रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट, एक वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट और वर्ल्ड वेज रिपोर्ट जारी करता है। तो ये सब देख लीजिए, इससे पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, ठीक है। और एक प्रश्न है कि लघु मध्यम तथा कुटीर उद्योग रोजगार सृजन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। भारत जैसे ग्राम्य प्रधान और विकासशील देश में बेरोजगारी की समस्या के संभावित समाधानों में इनका स्थान सर्वोपरि होना चाहिए, विश्लेषण करिए, ठीक है ना। इसमें जो लघु मध्यम कुटीर उद्योग हैं, इनके संदर्भ में इनकी क्या महत्ता है, और इसको बताइए। और साथ में जो है कि बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने में ये कितना समाधान दे पाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसमें जो है स्थिति का जिक्र कर दीजिए और समाधान कितना दे पाएंगे। हमारी स्थिति मतलब जितना अभी हमारे पास एमएसएमई की स्थिति जो वर्तमान में है, आप एमएसएमई का डाटा नेट से ले सकते हैं क्या स्थिति है, तो वहां से भी ले लेते हुए इसका जिक्र करते हुए आगे आप लिख सकते हैं। बाकी चुनौतियां समाधान अभी और क्या होने चाहिए भविष्य के, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है कि ओवरऑल जो है इस पे बेरोजगारी दर पे जो भी चीजें होती हैं हमने बताया। बाकी कुछ वेबसाइट हैं, आप वहां से जाके वहां से देख लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आप अगर CMIE अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यहाँ पे देख लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका आ जाएगा। देखिए आ गया ना, 31 जनवरी 2023 का डाटा है कल का। इसमें कि 7.1% है ओवरऑल बेरोजगारी दर। और यहाँ पे देख लीजिए ये राज्यवार के आंकड़े दिए हुए हैं, इधर ये जनवरी 23 में देखिए, जनवरी डाटा ये मंथली जारी होता है, जनवरी 23 में देख लीजिए अब ये 7.14 हो गया, ठीक है। दिसंबर में देखिए, दिसंबर से जनवरी में कम हो गया बेरोजगारी दर, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया। और इसमें देखेंगे अर्बन में ज़्यादा था, अर्बन में कम हो गया, यहाँ भी कम हो गया, ठीक है ना। ये जो है आप यहाँ से भी डाटा देख सकते हैं CMI, इसको आप एग्जाम में रिटर्न में कोट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप यहाँ पे NSO का डाटा देख सकते हैं। NSO अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। यहाँ वेबसाइट पे भी जा सकते हैं।
अनएम्प्लॉय रेट डिपेंड पर 7.6% अर्बन एरिया दिखा रहा है। और देखिए यहाँ पे जो है हम मिनिस्ट्री ऑफ स्टडीज एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन पे गए हैं और यहाँ से देखिए ये डाटा दिया हुआ है, यूनिट लेवल डाटा पीरियडिक लेवल फोर्स सर्वे, ठीक है। यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वार्टर 5 ये सब देखिए डाटा है, तो यहाँ से भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना। तो वेबसाइट पे भी जाके सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और ठीक है ना। रीजनल पोर्टल पे भी जाके कई सारी, यहाँ से नहीं दिख रहा है। नेट स्लो है थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे सीएसओ वेबसाइट पे जाके यहाँ देख सकते हैं, सारे डाटा हैं, यहाँ से ले सकते हैं। बाकी यहाँ पब्लिक डॉक्यूमेंट में आप जो है, पब्लिक डॉक्यूमेंट में ये सब देखिए इतने सारे आप पॉइंट हैं, आप यहाँ से जाके जो डाटा चाहिए आप ले सकते हैं, ठीक है ना। डाउनलोड रिपोर्ट्स में देखिए इधर है, आप यहाँ से इन सब रिपोर्टों को, एनुअल रिपोर्ट है और सारी रिपोर्ट्स हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वार्टरली पीरियडिक लेबर सर्वे के यहाँ देखिए यहाँ पर है, जो जुलाई सितंबर अभी हमने जो डाटा आपको दिखाया था। थोड़ा सा जो है आप सर्च करते रहेंगे वेबसाइट पर भी तो भी बेहतर रहेगा। खुल नहीं रहा है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया, यहाँ से आप जैसे होता यह है कि यदि आप गवर्नमेंट वेबसाइट को समय समय पर देख रहे हैं तो जो भी करंट अपडेट आएंगी आपको सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी, ठीक है ना। आपको ज़्यादा मैगजीन्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उसकी सारे टर्मिनोलॉजी सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे चाहे मेंस स्तर प्रीलिम्स स्तर पे, उसके प्रभाव को, उसके क्वेश्चन आंसर देने में आप बेहतर अ, अपना इनपुट दे पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए ज़रूरी है कि आप ये सब चीज़ें देखा करिए नियमित रूप से वेबसाइट। हमने आरबीआई की वेबसाइट के बारे में बताया था, आरबीआई से बहुत सारी चीज़ें आपको इकोनॉमिक चीज़ें अपडेट मिलती रहती हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप देखिए जो भी मैगज़ीन पब्लिश होती है, तो सरकारी वेबसाइट से ही डाटा ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाता है। बाकी कुछ थ्योरेटिकल और चीज़ें इनपुट देने के लिए कोचिंग वाले अपना उसमें इनपुट दे देते हैं। यदि हमको उसकी तैयारी पहले से रहेगी तो वैसे जो करंट में जो भी अपडेट हुई आई है, उसको लेके हम ओवरऑल उस पे हम एक समझ वो उत्तर देने में, उसमें लिखने में सक्षम हो पाएँगे, ठीक है ना? तो ये सब जो है चीज़ें रही आज बेरोज़गारी के लेक्चर में। कल हम जो है अ, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे पॉवर्टी का, ठीक है ना? और एक जैसे कि हमने बताया ना कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट की इसमें प्रमुख सुझाव क्या है, ये सब भी आप देख लीजिए। जैसे इसमें इसके क्या-क्या सुझाव हैं, आईएलओ के भी सुझाव दिए हुए हैं, ये भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में बढ़ावा देना, लोगों को हरित एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अधिक निवेश करिए, लैंगिक समानता लाइए, दीर्घ अवधि निवेश को बढ़ावा दीजिए। ये जो भी पॉइंट आईएलओ के हैं, ये भी पॉइंट आप उसमें लिख सकते हैं कि बेहतर रोज़गार सृजन के लिए क्या किया जा सकता है। आईएलओ के बाकी अपने स्तर पे जो भी है, एक आप मेरा सुझाव है कि एक रोज़गार बजट जारी हो, जो संसद मतलब भारत सरकार के स्तर पर भी हो और राज्य स्तर पे भी हो, जिसमें जो है कि 5 साल का एजेंडा रखा जाए कि किस सेक्टर से कितने रोज़गार आएँगे। इसमें निजी जो औपचारिक क्षेत्र के हैं, जिसमें निजी और सरकारी दोनों हैं, और हर साल सरकार
उसका कितना लक्ष्य प्राप्त कर पाई है, इस पे चर्चा हो संसद में, युवाओं के पास देश को के बारे में उसकी जानकारी मिले, तो उससे ये रहेगा कि युवाओं को ये एक श्योरिटी रहेगी, उसमें मजबूती आएगी कि 5 साल में इतने रोज़गार का सृजन होगा और सरकार हर साल उसमें जवाबदेही सुनिश्चित करेगी अपनी, ठीक है ना? तो वो जो है कि इस तरह से रहेगा तो ज़्यादा बेहतर चीज़ें हो पाएँगी। अब ये सब विकल्प की तलाश के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो और बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से हो और ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट दिया जाए, तो ये सब चीज़ें भविष्य में धीरे-धीरे जब बनेंगी तो उसमें एक नए विकल्प के तौर पे सब चीज़ें आपके सामने आएँगी। ज़ाहिर-सी बात है बेहतर रोज़गार सृजन में ये सब चीज़ें मदद करेंगी। ठीक है ना? तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है? ओके, थैंक यू।